हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी पढ़ ली कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब एक क्वेश्चन पूछता है, विल इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन द पीपीसी? मतलब जो ये हमने पॉइंट पढ़े थे ए बी सी डी ई एफ, क्या इकोनॉमी हरदम इन्हीं पॉइंट पे ऑपरेट करेगा? ठीक है, ये हमें आंसर करना है। देखो, तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एन इकोनॉमी वुड ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी। इट वुड ऑपरेट ऑन पीपीसी ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, क्योंकि उसी एजम्पशन से तो हमने ये पीपीसी या पीपीएफ बनाया था कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी रिसोर्स है उसको पूरा यूज करके मैं पीपीसी बना रहा हूँ, मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स है इट इज टू बी मेड यूजिंग दोज रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड कुछ भी रिसोर्स अंडर यूटिलाइज नहीं है, वो रिसोर्स को पूरा यूज करो टू द ऑप्टिमम लेवल। तो व्हेन द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड टू द ऑप्टिमम लेवल, then economy is going to operate on PPC. Otherwise, if the resources are not fully utilized, they remain underutilized, or there is inefficient utilization of resources, then it is going to be represented through a point inside PPC, say K, which will give or which will suggest underutilization of resources. And all these points from A to F suggests optimum and efficient utilization of resources. So economy is going to operate on PPC when resources are fully and efficiently utilized, that is optimum and efficient utilization of resources. Otherwise it is going to be shown through a point inside PPC, say K, which will show underutilization or inefficient utilization of resources when the resources have not been fully utilized. तो ये जो पॉइंट K है वो ये नहीं दिखाता कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, वो दिखाता है रिसोर्सेज इकोनॉमी में है, बस हम उनका यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर 100 यूनिट्स रिसोर्सेज है जिससे मैं 2 गुड्स बना सकता हूँ, तो ये अंदर एक पॉइंट बता रहा है कि वो कहीं 80 यूनिट्स यूटिलाइज हुए, 12 रिमेनिंग अंडर यूटिलाइज्ड और नॉट यूटिलाइज्ड। इसका मतलब ये नहीं दिखा रहा है कि 100 रिसोर्सेज थे, 100 यूनिट्स थे, तो रिसोर्सेज आपके कम हो गए हैं, आपके 80 बचे हैं, बचे पूरे 100 ही, 80 में यूज कर रहा हूँ और 20 में यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज और पॉइंट आता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो ये सब पॉइंट दिख रहे हैं आपको A से F प्लस एक और पॉइंट K, ये सब होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल मतलब जो अटेन या अचीव किया जा सकता है विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स, आप ये सब कॉम्बिनेशन रीच कर सकते हो, या जब आपके पूरे रिसोर्स यूज हुए होंगे या आपका कुछ अंडर यूटिलाइजेशन है, तो ये सब कॉम्बिनेशन अटेनेबल है विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सच आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, सच प्रोडक्शन कैन बी डन ऑन बोथ द गुड्स। एक होता है मतलब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, उसको कैसे समझोगे? मैं नया एक नीचे पीपीसी बनाता हूँ, ये A से F था, ठीक है, ये गुड X है, गुड Y है, जो आपका AF है इट इज पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अब आपका कोई एक पॉइंट बाहर है L, इस पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल। दिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, आप ये प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, आपके पास 100 यूनिट्स थी, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि 150 यूनिट्स यूटिलाइज हुए, कैसे होंगे? 150 यूनिट्स तो है नहीं, इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अपन एक assumption से काम कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी इज assumed टू बी कांस्टेंट, द लेवल ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीजिंग। तो जो पॉइंट है वो अनअटेनेबल है, वो आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, आप रीच कर ही नहीं जा सकते, और वो अनअचीवेबल है। ठीक है, तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन इज समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड which are the points on the PPC or any point inside PPC which shows inefficient or underutilization of resources, and all the points on the PPC are optimum or resources have been fully utilized or say efficient utilization of resources. So these are attainable combination. A point outside PPC is unattainable. And one thing कि आपको confuse नहीं होना है, underutilization मतलब ये नहीं होता कि resources कम हो गए हैं, resources उतने ही हैं जितने पहले भी थे, बस resources को आप use नहीं कर रहे हो, they have not been efficiently utilized or they have been inefficiently utilized. ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपन ने पढ़ा था पीपीसी के शेप को कि पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। तो अब एक क्वेश्चन आता है, कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन और कैन पीपीसी बी कॉन्वेक्स? ऐसे अपन ने पढ़ा था कॉन्केव शेप कैसे डिटरमाइन करना, हाथ अपना ऐसे रखना, कॉन्वेक्स शेप अपना लेफ्ट हैंड ले जाना। कॉन्केव में हमारा राइट हैंड था, ये ऐसे, तो ये कॉन्केव शेप है, ऐसे रखोगे। जब आपको कॉन्वेक्स बनाना है तो अपना लेफ्ट हैंड लेना, ऐसे रखना, तो ये कॉन्वेक्स है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो पीपीसी ये तो होता है पक्का है अपने को। ये क्यों होता है? क्योंकि ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब ज्यादा सैक्रिफाइस एक गुड का देना पड़ेगा ताकि दूसरे गुड का प्रोडक्शन बढ़ा सकूं। हमने कारण पढ़ चुका है। अब क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है या वो कॉन्वेक्स हो सकता है? तो वो डिपेंड करेगा उसके स्लोप के ऊपर। स्लोप क्या होता है? एमओसी, और स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब द रेट एट विच प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। यहाँ पर x का हर एक गुड ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा y हम सैक्रिफाइस कर रहे थे। x का हर एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए y का ज्यादा हम सैक्रिफाइस कर रहे थे। अगर उसको स्ट्रेट लाइन होना है तो इसका स्लोप होगा कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैथ्स में पढ़े होगे, मतलब एमओसी आपका कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर गुड x है और गुड y है, अपन ने ऐसे ही चालू किया था। अब देखो x का प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ाना है। अब देखो पहले ट्रेंड क्या था, हम फॉलो ऐसे करते थे, इसका जब हम बढ़ा रहे थे तो इसका पहले 1 दे रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब यहाँ पर कांस्टेंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ वन गुड इज टू बी गिवन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। यहाँ पर एमओसी बढ़ेगा नहीं, रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ेगा नहीं, मैं सेम अमाउंट ऑफ वन गुड, मतलब मैं हर एक x को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ y देता रहूंगा। समझ लो 12, फिर 9, मतलब मैंने पहले 3 यूनिट दिया एक x प्रोड्यूस करने के लिए, फिर वापस 3 यूनिट y दिया एक और x प्रोड्यूस करने के लिए, फिर मतलब स्लोप इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, जो इसको ये शेप देगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन अ स्लोप इज कांस्टेंट, दैट इज एमओसी इज कांस्टेंट, सेम अमाउंट ऑफ वन गुड इज टू बी गिवन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। अब कॉन्वेक्स कब होगा? जब आपका एमओसी डिक्रीजिंग होगा। यहाँ था इंक्रीजिंग एमओसी, यहाँ कांस्टेंट एमओसी, यहाँ डिक्रीजिंग एमओसी। ये कैसे होता है देखो, ये 15 था। डिक्रीजिंग मतलब अब मैं कम सैक्रिफाइस करूंगा गुड वाई, ताकि मैं x का प्रोडक्शन बढ़ा सकूं। पहले ज्यादा दे रहा था, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ कांस्टेंट दे रहा था। अब यहाँ मैं 5 से देना चालू करूंगा, सैक्रिफाइस किया मैंने 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, मतलब पहले 15 यूनिट y की थी तो x की एक भी नहीं थी। अब x का प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए y में पहले 5 दे रहा हूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब डिक्रीजिंग एमओसी, रेट ऑफ सैक्रिफाइस मेरा फॉल होते जा रहा है। कम अमाउंट ऑफ गुड y देना है एवरी x को एडिशनली प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसको कॉन्वेक्स शेप देगा। ये जो दोनों कर्व दिख रहे हैं आपको, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये दोनों डाउनवर्ड ही स्लोप कर रहे हैं, मतलब x और y के बीच नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर ज्यादा x बनाना है तो y को कम करना पड़ेगा, y का प्रोडक्शन। यहाँ भी वही हो रहा है, ज्यादा x बनाना है तो y को कम करना पड़ेगा, मतलब y का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, लेकिन जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा y देना पड़ेगा x को बनाने के लिए, कम y देना पड़ेगा x को बनाने के लिए। सो बोथ आर स्लोपिंग डाउनवर्ड, और जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो भी स्लोप डाउनवर्ड ही करेगा, क्योंकि पीपीसी का मतलब ही वही है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड यू हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर गुड। बस तीनों केस में स्लोप जो है वो डिफरेंस है कि कैसे कम हो रहा है, किस रेट से, यहाँ इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ डिक्रीजिंग रेट से, या कांस्टेंट रेट से। असली में ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये हमने खुद assumption लिया है कि स्लोप आपका कांस्टेंट है या स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। असली में ऐसा नहीं होगा, पीपीसी हरदम कॉन्केव ही बनेगा, ये इमेजिनरी सिचुएशंस है। ये ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है, अगर आपको
कुछ ऐसा टाइप का शेड्यूल दिया तो आपको बनाना पड़ सकता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जब आपका रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स होगा तब स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसका मतलब बता रहा है कि आप सेम अमाउंट ऑफ गुड वाई दे रहे हो हर एक गुड एक्स को बनाने के लिए, मतलब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अपन ने पढ़ा है अगर गुड वाई से आपको विड्रॉ करना है तो ज्यादा लेबर विड्रॉ करना पड़ेगा और गुड एक्स में भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी को गुड वाई प्रोड्यूस करना आता है, जो लेबर को गुड वाई प्रोड्यूस करना आता है वो उतना एफिशिएंट है गुड एक्स बनाने में, तो ज्यादा लेबर विड्रॉ करना पड़ेगा गुड वाई से और गुड एक्स में भेजना पड़ेगा। तो ये एक टॉपिक था कि कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन और कैन इट बी कॉन्वेक्स, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप। पेपर में अगर दिया है आपको ऐसा शेड्यूल तो बना देना, लेकिन असली में अकॉर्डिंग टू द असम्पशन वो हरदम कॉन्केव बनेगा, ठीक है।